पिता की अपने बेटे या बेटी की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सभी को अपने पिता का प्यार और साथ मिल पाता है? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा अनोखा केस दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक 7 साल का बच्चा रॉनी अपनी आंखों में आशा और उम्मीद लिए तकरीबन 3 साल के बाद वापस अपने पिता के साथ रहने जा रहा था। उसकी मां ने अपने बेटे की खुशी के लिए अतीत के अपने सारे दर्द भुला दिए थे और जिंदगी से समझौता कर लिया था। लेकिन अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह जीने का रॉनी का सपना क्या साकार हो पाया? क्या नन्हा रॉनी फिर से अपनी दादी की गोद में खेला और खिलखिलाया? और जिस प्यार के लिए वो तरस गया था, क्या अपने पिता का प्यार उसे वापस मिल पाया? आइए देखते हैं आज का ये केस। तो खुश हो ना? तो हम पापा के पास रहने जा रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार फिर सोचो श्रेया, मुझे लगता है तुम्हारा घर वापस लौटना सही नहीं है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो प्रशांत, लेकिन रॉनी के लिए मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। इस बढ़ती उम्र में उसे अपने पापा का प्यार और दादी का दुलार दोनों की बहुत जरूरत है। सूरज, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो, और आप खड़े रह के सिर्फ तमाशा देखिए, कुछ बोलिए मत। क्या चाहिए तुझे? पापा। कौन पापा? सूरज। यहाँ कोई सूरज विरज नहीं रहता, जाओ यहाँ से। तो कौन रहता है यहाँ पर? हाँ? हम रहते हैं अड्डे। और माँ और सूरज कहाँ है? पिछले 6 महीने से गायब है वो। क्या? तुम जानते हैं इन लोगों को? हाँ, सूरज के कजिन से, राजस्थान से। और अब बैठे रहते हैं। पिछले 6 महीने से जब से सूरज और ताइसा गायब हुए। निकलो यहाँ से, चलो। क्या मतलब? मैं सूरज की बीवी हूँ, इस घर की बहू, मेरा भी हक बनता है यहाँ पर। सब बेरा है मैंने। सूरज तलाक दे रहा था ना थारे को। 3 साल तू अपना घर छोड़ के मायके में रह रही है, फिर काहे की बहू और काहे का घर? निकलो यहाँ से वरना धक्के मार के निकालूंगा। ए मिस्टर, तभी से बात करो। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? बताए तन्ने क्या कर सकते हैं? निकल निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हमने अक्सर सुना है कि कोई किसी अनजान जगह पर जाकर खो गया या फिर कोई लोगों की भीड़ में गुम हो गया। ये दुख की बात है, लेकिन असामान्य नहीं है। लेकिन अगर कोई परिवार अपने ही घर से अचानक गायब हो जाए तो ना सिर्फ ये दुखद है, बल्कि असामान्य और अविश्वसनीय भी। ऐसी ही एक असामान्य और अविश्वसनीय घटना घटी मुंबई के उपनगर मलाड की एक पॉश बंगलो सोसाइटी में रहने वाली निर्मला देवी और उनके बेटे सूरज के साथ। ये दोनों अचानक एक दिन जैसे हवा में गायब हो गए। क्या हुआ था निर्मला देवी और सूरज के साथ? कहां चले गए थे वो? और क्यों सूरज के चचेरे भाई अजय और विजय ने उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं के घर पर कब्जा जमा लिया था? ऐसे न जाने कितने ही सवाल निर्मला देवी की बहू और सूरज की पत्नी श्रेया के दिमाग में तूफान की तरह उठ रहे थे। कैसे गायब हो गया था उसका पूरा का पूरा ससुराल? ये लोग बस यही कह रहे हैं कि माजी और सूरज गायब है। पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग पुलिस के पास ही जा रहे हैं। देखिए सर, सूरज और उसकी माँ कहाँ पे गायब हैं, ये तो आप ही को पता होना चाहिए। पिछले 6 महीने से वो गायब हैं। मेरे क्लाइंट्स के पिताजी और सूरज के पिताजी आपस में सगे भाई थे। इस घर को बनाने में न सिर्फ सूरज के फादर ने बल्कि अजय विजय के फादर ने भी इन्वेस्ट किया था। इस नाते मेरे दोनों क्लाइंट्स इस घर में रहने के बराबर के हकदार हैं। ये राष्ट्रीय ऑर्डर। लेकिन श्रेया जी मिस्टर सूरज की धर्मपत्नी है। भले ये दोनों 3 सालों से अलग रह रहे हो, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो कानूनन उस प्रॉपर्टी पर इनका भी हक बनता है। और आपके क्लाइंट इन्हें वहां से निकाल नहीं सकते। आप दोनों में से किसी ने भी अपने चचेरे भाई और ताइसा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं की?
तो जब तक मिस्टर सूरज और निर्मला देवी का पता नहीं चल जाता या कोर्ट इस बारे में कोई ऑर्डर नहीं दे देती, तब तक श्रेया जी भी उस घर में आपके क्लाइंट के साथ रहेंगी। ठीक है, मंजूर है। आपने बताया कि आपकी और सूरज की डाइवोर्स के बारे में बातचीत चल रही थी और इसीलिए आप बीच बीच में उनसे मिलने आती थी। तो फिर जब सूरज और उसकी मां गायब हुए तो सोसाइटी ने आपको खबर क्यों नहीं की? ये मैं कैसे बता सकती हूँ सर? श्रेया जी, आखिरी बार आप अपने पति और सास से कब मिली थी? 6 महीने पहले, जब मैं अपने भाई के साथ यहाँ आई थी। इनके साथ? अब जी नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा दोस्त है प्रशांत। मेरा एक भाई है जो पुणे में है, वो बिजी था इसलिए मैं इनके साथ आ गई। पिछले 6 महीने से आपके पति और आपकी सास गायब और आपने एक बार भी फोन करके उनकी खबर नहीं ली, क्यों? अपने पति और सास की कोई रिसेंट फोटो होगी आपके पास? जी हाँ। सूरज शेखावत और उनकी मां निर्मला देवी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सूरज बहुत ही अच्छा आदमी था साहब, वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। सर, जब से निर्मला जी के यहाँ बहू आई है ना, तब से उनके यहाँ झगड़े शुरू हो गए थे। बड़े ही सीधे साधे लोग थे, उनसे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सूरज और निर्मला कहीं चले गए, कोई कहता है विदेश गए और कोई कुछ। उनके जाने के बाद उनका घर खाली पड़ा था, कुछ इलाके के गुंडों ने आके उनके घर पर कब्जा कर लिया था। सर, सूरज को और उसकी मदर को कांटेक्ट करेंगे हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। हमारी सोसाइटी का हर मेंबर जानता है कि इस घर को बनाने में सूरज के पिता के साथ साथ उसके चाचा का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। उनका पैसा भी लगा और उनकी मेहनत भी लगी है, तो इस नाते तो उनका भी बराबर का हक बनता है। सर, बाकी सामान में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन ये किसी छोटी लड़के के कपड़े मिले हैं। किसके कपड़े हैं? So I have no idea. साहब, जब हम अट्ठे आए तब यहाँ कोई ना था। उससे पहले कौन रहता था कौन नहीं रहता था हमें कुछ ना पता। पुलिस का सहारा लेकर घर में तो घुसा ही है तू, लेकिन हमारी बात ध्यान से समझ ले, लौट जा अपने मायके। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ ना, खाली समझा रहे हैं। सूरज और तैसा को भी हमने समझाया था, दोनों ना माने। हमारा काम था समझाना, जो तू मानी तो ठीक, जो तू ना मानी तो देखी जाएगी। चल। हेलो श्रेया, कहाँ पर है तू? माँ, तू वहां नहीं रुक, तू क्या भी की घर वापस आ जा। श्रेया, नहीं मामा, जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना, तब तक मैं नहीं लौटूंगी। ठीक है, सौरभ के बेंगलोर से आते ही मैं तेरे पापा को और सौरभ को ना वहां भेजती हूँ। तब तक तू अपना और रोनी का ध्यान रखना। ओके मामा। क्या हुआ? प्रशांत, मैं यहाँ की सिचुएशन हैंडल कर लूंगी, तुम वापस जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा इन लोगों के साथ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। मम्मी, मम्मी जल्दी यहाँ पर आओ, देखो जादू क्या कर रहा है। मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या हुआ? देखो ना, मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या? जादू, जादू, 6 महीने पहले गायब हुई निर्मला देवी की लाश उन्हीं के बंगलों के लॉन में पाई गई। अब तक जिसे पुलिस एक गुमशुदगी का केस मानकर चल रही थी, वो अब एक खून के केस में तब्दील हो गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या सूरज की भी हत्या कर दी गई थी या फिर वो जिंदा था। मुझ पर शक कर रही? पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर रही भी नहीं हूँ। तभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछले 3 साल से अपने पति और इस घर से दूर रहने के बाद अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हमेशा के लिए इस घर में लौट आना चाहती हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैंने ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए लिया है। सर, हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं, खाते पीते खानदान से हैं। सर, मेरा, मेरे पति का और मेरे देवर का, हमारे ताईसा के खून से कोई लेना देना नहीं है। सर, मुझे पूरा शक है कि ये सब सूरज के कजिन्स नहीं किया है।
क्योंकि कई सालों से उनके और सूरज के बीच में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और बहुत बार तो उन्होंने धमकियां भी दी है। बहुत कमजोर दलील दे रही हैं आप। अगर ये मान लिया जाए कि आपकी सास निर्मला देवी की तरह सूरज का भी कत्ल हुआ है, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी, इन दोनों के नाम पर नहीं। तो आपको फायदा पहुंचाने के लिए ये दोनों खून क्यों करेंगे? सर, मैं जानती हूँ कि कई सालों से मेरे और सूरज के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी सास की तरफ का कोई और रिश्तेदार जिसे उनकी मौत से फायदा हो सकता था? जी नहीं, उनके दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन बहुत सालों से बातचीत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि विकास अंकल के अलावा कोई और उनके करीब था। ये कौन है? विकास कपूर, वो माँ जी के खास दोस्त हैं और इस बंगलो सोसाइटी के सेक्रेटरी। और आपके हस्बैंड मिस्टर सूरज, वो क्या काम करते हैं? वो किसी प्राइवेट फाइनेंस में काम करता था, लेकिन 1 साल पहले उसने बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ। ठीक है। निर्मला की फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उसकी डेथ 6 महीने पहले हुई थी। कॉज ऑफ डेथ सर किसी ने भी ये किया है। वो कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाकर निकलने की जल्दी में था और इसी जल्दबाजी के चलते उसने लाश को गहरा नहीं दफनाया और बॉडी इस तरह हमारे सामने आ गई। निर्मला जी के शरीर पर जेवर थे, लेकिन वो वैसे के वैसे ही हैं। इसका मतलब उसे जेवरों की नहीं पड़ी थी। यानी कि ये मर्डर लूट के इरादे से नहीं हुआ? शायद, या ये भी हो सकता है कि कातिल को जिस चीज की तलाश थी वो जेवरों से काफी कीमती है। मुझे लगता है वो लड़की जिसके कपड़े और सामान हमें सूरज के बंगले पर मिला था, उसका इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बाबा, बाबा, तुम मुझे भूल गए? मैं वर्षा। नहीं, मैं तेरा बाबा नहीं। चल भग भग, मैं तेरा बाबा नहीं। चल भग भग। बाबा, बाबा। हमने कुछ नहीं किया था। बोल, क्यों मारा अपनी ताई को? हाँ, सूरज कहाँ है? क्या क्या उसके साथ? हमें ना पता साहब। अगर हमें उन्हें मारना ही होता तो इतने साल इंतजार ना करते साहब। धमकी दिया करते थे ना उसे फोन पर। सोचा होगा कि डर जाएगा वो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो ये रास्ता चुना। ये बात सच है सर, मैंने 2-4 बार उसे धमकियां दी, लेकिन उसे जान से मारने के बाद हमने सपने भी नहीं सोचे साहब। जब तक कुछ बोलते नहीं, दोनों का अंतर रखो, बात करो। मालिनी डे, सूरज की एक्स बिजनेस पार्टनर। बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ। कुछ आइडिया है आपको क्या हुआ सूरज के साथ, या फिर कहाँ है वो? एक्चुअली जब से हम दोनों बिजनेस से अलग हुए हैं तो एक दूसरे के साथ कभी कांटेक्ट हुआ नहीं हमारा। आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? आखिरी बार आई थिंक जनवरी। मतलब 6 महीने पहले? या। और उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नो। मान लीजिए सूरज ने आपके साथ 1 साल पहले पार्टनरशिप की थी और 6 महीने पहले उसे तोड़ दिया, कोई वजह? आई डोंट नो व्हाई, बट बिजनेस से इंटरेस्ट लूज हो चुका था उसका। सूरज और उसकी वाइफ का एलिमनी को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने बुटीक मेरे नाम कर दिया। आप शायद जानती होंगी कि उसकी माँ का मर्डर हुआ और उनकी लाश उसी के गार्डन में दफन पाई गई। ओह, माय कंडोलेंसेस ऑफिसर, आई एम सो सॉरी अबाउट हिज लॉस। नाउ मे आई लीव? बिल्कुल। थैंक यू। बट प्लीज बी श्योर कि आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है, और जो कुछ भी बताया एकदम सच सच बताया, वरना हमें आपको फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी। प्लीज। 3 साल गुजरने के बाद भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसकी वजह एलिमनी नहीं है सर, इसकी वजह हम दोनों हैं। हम दोनों ये फैसला नहीं ले पा रहे थे कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए या इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। पति की कमियों और अच्छाई के बारे में उसकी पत्नी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता।
बचकानी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो। प्रॉब्लम्स और मुश्किल सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उनमें, और उनका यही बिहेवियर हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, जो वक्त के साथ इतना बिगड़ गया कि मुझे उनसे अलग होने का फैसला लेना पड़ा। सूरज अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे, और जब मैंने फैसला लिया तो वो माँ जी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सूरज कहाँ है और कैसा है। सॉरी फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। सर ये सूरज तो काफी उलझा हुआ आदमी लगता है, शायद उससे अपने प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गया कहीं। सर लेकिन इससे निर्मला जी के मर्डर की गुत्थी तो सॉल्व नहीं होती। गौर करने वाली बात यह थी कि सूरज और उसकी मां पिछले 6 महीने से गायब थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों या पहचान वालों में से किसी ने भी उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी। निर्मला देवी की लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस खून की तहकीकात तो शुरू की, लेकिन उनकी हर कोशिश, हर जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के लिए 2 बातों को जानना बेहद जरूरी था। पहली ये कि सूरज जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो कहां है, और दूसरी ये कि वो बच्ची जिसके कपड़े सूरज के घर से मिले थे वो कौन है और उसे कोई क्यों नहीं पहचानता है, ना घर वाले ना पड़ोसी। वो कौन है और कहां है। हेलो सर, ये रहे अजय और विजय के बेल पेपर। कोर्ट ने तुम दोनों को बेल दे दी है, इसलिए जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर जरा सी भी भनक लगी ना कि इस केस में तुम्हारा हाथ है, घसीट कर वापस लाऊंगा। निकलो। एक बात नोटिस की है, जब भी कभी हम इन दोनों भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन लेने जाते हैं, इनका लॉयर हमेशा तैयार रहता है पेपर्स लेकर। यस सर, जब श्रेया पूना से आई तो वकील स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। फिर जब निर्मला देवी की बॉडी हमें गार्डन से बरामद हुई और शक के आधार पर हमने दोनों भाई को गिरफ्तार किया, फिर ये वकील बेल के पेपर्स लेके आ गए। सर ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें पहले से ही पता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि इन दोनों ने जुर्म किया हो या फिर करवाया हो। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल तो है, लेकिन उतनी नहीं है कि सबूत के तौर पर इनके खिलाफ यूज की जा सके। इन दोनों भाइयों पर, श्रेया पर 24 घंटे नजर रखो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उन सवालों के जवाब ढूंढना है जिनका इस केस से शायद ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे कि वो लड़की जिसकी कपड़े और सामान हमें सूरज के घर से मिला था, वो कौन है और इस वक्त का। उस लड़की का पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सूरज का भी। अगर उसे भी अपनी माँ की तरह मार दिया गया है तो उसकी लाश कहाँ है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अब तक सामने क्यों नहीं आया। बेटा चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ओए, क्या नाटक है? एक एक करके तू यहाँ अपना कुनवा जमा करना चाहती है ताकि बंगले पे कब्जा कर सके। पुलिस ने तुझे और तेरे बेटों को यहाँ रहने की इजाजत दी है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। निकलो, सबके सब निकलो यहाँ से। क्या? अच्छा, तो यही है जीजू के दोनों का मार भाई। अबे ओ, कमाल किसको बोला? चल, अबे ओ। सर, निर्मला जी और सूरज के कॉल रिकॉर्ड के बारे में अभी भी सेवा सेल से एक मेल आया है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक निर्मला जी का फोन 12 जनवरी तक ही यूज किया गया था, लेकिन सूरज का फोन 15 मार्च तक यूज की गई थी। और अधिकतर कॉल सूरज की बिजनेस पार्टनर मालिनी डे को की गई है। यस सर। इनफैक्ट 15 मार्च को किया गया आखिरी कॉल भी मालिनी को ही। आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? जनवरी, मतलब 6 महीने पहले। या ओ, आइए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ सवाल पूछने थे आपसे। मेरे ख्याल से मैं उस दिन आपको मिल चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में और सब कुछ बता भी चुकी हूँ। अब क्या बाकी रह गया पूछना? जी नहीं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, आपके और सूरज के बारे में। वही पूछने आए हैं आपसे। बातें तो होती रहेंगी, ड्रिंक लीजिए। नहीं, हम आपसे सिर्फ सवालों के जवाब लेने आए। अगर वो देंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर सच सच बताएंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, यस।
जनवरी में हमारी पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी सूरज के फोन से मुझे कॉल्स आते थे, लेकिन वो कॉल सूरज नहीं करता। तो फिर कौन करता था? आई थिंक सूरज का मोबाइल किन्हीं गलत हाथों में आ गया था, और जिस किसी के पास भी उसका मोबाइल था उसे उसमें से मेरा नंबर मिल गया था, और फिर कॉल कर करके मुझे परेशान करने लगा। फिर क्या, यूजुअली इस सिचुएशन में जो हम लोग करते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया। आप सूरज की बिजनेस पार्टनर थी। एनी आइडिया क्या हुआ उसके साथ, कहाँ गया होगा? एनी गेसेस? बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। और उसके इस फ्रस्ट्रेशन की वजह? पर्सनल लाइफ। पहले उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई, और फिर गर्लफ्रेंड। कौन गर्लफ्रेंड? वेल, इस बारे में उसने ज़्यादा मुझे कभी कुछ बताया नहीं, बट हाँ, एक बार नशे की हालत में बोल रहा था कि उसकी वाइफ की तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यू नो व्हाट, उस सिचुएशन में जब मैंने उसे रोने के लिए अपना कंधा दिया, मुझ पे लाइन मारने लगा। हे, क्या हुआ? आई एम सो अलोन मालिनी, बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। Come on, why are you crying like a kid? मैं हूँ ना यार, I'm always there with you. Hey, क्या कर रहे थे तुम? लव यू मालिनी। एक मिनट। I think कुछ गलत फहमी हो गई है तुम्हें। We are just good friends. That's all. अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं अपना ड्रिंक एंजॉय करना चाहूँगी। मैं आए? बिल्कुल। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सूरज के गायब होने से आपका कुछ भी लेना देना है तो 2-4 ड्रिंक्स एक्स्ट्रा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जेल में हम ये सब सर्व नहीं करते। सर, सूरज के कॉल रिकॉर्ड में रितु नंदन नाम की एक लेडी का नंबर है, जिसके साथ सूरज हर बुधवार को फोन पर बात करता था। नंबर राजस्थान का होगा, तो हो सकता है ये लड़की ही सूरज की वो गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मालिनी हमें बोल रही थी। या फिर शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई दोस्त या बिजनेस एसोसिएट है। इस मालिनी की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरज के ना होने से जिन लोगों को फायदा पहुंचता है उस लिस्ट में उन दोनों कजिन्स श्रेया और श्रेया के वन साइडेड लवर प्रशांत के बाद इस मालिनी का भी नाम है। सूरज के जाने से केस उन दोनों के फेवर में हो जाता है। श्रेया को बंगला मिलता है और बाकी प्रॉपर्टी, और प्रशांत को श्रेया। लेकिन सर, इससे मालिनी को क्या फायदा होता? क्योंकि सूरज ने मालिनी के साथ अपने पार्टनरशिप तो गायब होने से पहले ही तोड़ दी थी। ऐसा मालिनी का कहना है, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। हेलो, हाँ बोलो। ओके, थैंक यू। सर, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि सूरज अपने गायब होने से पहले हर थर्सडे को बिजनेस टूर के नाम पर माउंट आबू जाता था, और वहाँ के एक होटल रूम में सारा दिन गुजारने के बाद अगले दिन लौट आता था। सर, मैं राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट करता हूँ। जी सर। सूरज सर हमारे यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, हर थर्सडे आते हैं वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ। नहीं, मैं सूरज के साथ कभी माउंट आबू गई नहीं। सीसीटीवी कैमरा है आपके यहाँ? यस सर, मुझे उसकी फुटेज चाहिए होगी। ओके सर। किसी की साजिश का शिकार हुआ सूरज अब खुद संदेह के घेरे में था। माउंट आबू के उस रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज में सूरज के साथ एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसे रिजॉर्ट का स्टाफ और मैनेजर सूरज की पत्नी बता रहे थे। लेकिन सूरज की पत्नी श्रेया का कहना था कि वो कभी उसके साथ माउंट आबू गई ही नहीं थी। तो फिर कौन थी यह महिला और उसका सूरज के साथ क्या रिश्ता था? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब? कहाँ? सूरज, चौंक गई? आपको सूरज ने नहीं, हमने फोन करके बुलाया था, उसके नंबर को रीएक्टिवेट करके। चले? मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारा नाम है रितु नंदा। असली नाम है? कुछ पूछा मैंने? सर मेरा असली नाम रितु नंदा है,
लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे प्रीति नाम से पुकारते हैं। मैं और सूरज अजमेर के मेयो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे। फिर मेरी शादी उसी के चाचा के लड़के अजय से हो गई। सर 3 साल पहले जब श्रेया उसे छोड़कर गई तब मैंने सूरज को सहारा दिया, एक दोस्त होने के नाते। फोन पर बातें करते करते कब हम एक दूसरे के करीब आ गए सर, ये हमें भी पता नहीं चला। उसके बाद हर थर्सडे को तुम लोग माउंट आबू के उस रिजॉर्ट में मिलने लगे। श्रेया को पता था तुम्हारे अफेयर के बारे में? नहीं सर, श्रेया के चले जाने के बाद ही हम दोनों मिले थे और ये बात सूरज और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और जो जान गया उसे मार डाला। सूरज की मां निर्मला, उन्हें पता लग गया होगा तुम्हारे अफेयर के बारे में और धमकी दी होगी कि तुम्हारे पति अजय को बता देंगे, तो उन्हें रोकने के लिए तुमने उन्हें मार डाला। और सूरज के साथ क्या किया? कहाँ है वो? नहीं नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं ताइसा को क्यों मारूंगी? मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं सूरज कहाँ गायब हो गया। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई स्वेयर। सूरज का कोई दुश्मन था? नहीं, पर उसकी पार्टनर मालिनी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था, पर वो क्यों तोड़ना चाहता था सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे, आ जाना। क्या लगता है सर, सच बोल रही है? जिस सिचुएशन में ये इस वक्त है, इसके झूठ बोलने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इस वक्त श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि इसका इस केस से कोई लेना देना हो ही ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पति को सूरज और इसके अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इसी बात का बदला लेने वो यहाँ आया हो और निर्मला ने सूरज को बचाने की कोशिश की हो और इसी कोशिश में वो मारी गई हो और अजय ने सूरज को किडनैप किया, किडनैप करके उसे जिंदा रखा हो या मार डाला। ये भी हो सकता है कि कहानी कुछ और ही हो। जो भी होता, मैं इस ऋतु पर नजर रखूं। सर मैंने मालिनी और सूरज के बिजनेस के अकाउंट्स चेक किए हैं और सूरज ने कभी भी अपनी बुटीक मालिनी के नाम की ही नहीं। इनफैक्ट मालिनी ने बोगस डॉक्यूमेंट्स बना के सूरज की बुटीक हड़पी है। और इतना ही नहीं सर, मालिनी ने सूरज के नकली सिग्नेचर करके बिजनेस अकाउंट का सारा फंड्स अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। अरेस्ट, लेकर आओ उसे। सूरज अचानक से गायब हो गया था। फिर 1 महीने तक जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो मुझे लगा कि इस सिचुएशन का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। सो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके मैंने कंपनी के बिजनेस अकाउंट में जितने भी फंड्स थे वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। मान लीजिए आई एम श्योर कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा जैसा आपने अभी बताया, सिवाय एक छोटी सी डिटेल को छोड़कर कि ये सब आपने सूरज के गायब होने के चलते नहीं, बल्कि खुद सूरज को गायब करके किया है। तो अब ये भी बता दीजिए कि सूरज कहाँ है और क्या किया आपने उसके साथ। नो इंस्पेक्टर, देखिए जो भी सच था मैं आपको बता चुकी हूँ। सूरज के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमने सूरज की उस गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ निकाला है जिसके बारे में आपने बताया था। ऋतु नाम है उसका और आप जानती हैं उसे, फिर भी आपने हमें उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन ऋतु ने बताया कि सूरज के गायब होने से पहले आप दोनों के रिलेशंस काफी खराब हो चुके थे, काफी लड़ाइयां होती थी दोनों में। सच अ लॉयर शी इज। इंस्पेक्टर झूठ बोला है आपसे, उसने फंसाना चाहती है वो मुझे। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी थी उसकी आपसे? वेल, उसे लगता था कि मेरे और सूरज के बीच में अफेयर है। एंड यू कांट बिलीव, एक बार उसने मुझे सामने से फोन करके बोला कि सूरज से दूर रहो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी, मेरे और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं था। ऐसे किसी इंसान को जानती हैं जिसकी सूरज से दुश्मनी थी, या फिर ऋतु जैसा कोई और खास दोस्त? वेल, दुश्मनी के बारे में तो आई डोंट नो, बट यस, ये अपने गायब होने से कुछ दिन पहले सूरज मिस्टर विकास कपूर उनके बहुत करीब आ गया था। एक इंसान जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जीने लगा हो, उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे जीने की हिम्मत देना कोई क्राइम तो नहीं है। आफ्टर ऑल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था वो, और मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। निर्मला जी से कितने सालों से दोस्ती थी आपकी? 25 सालों से। उस वक्त उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। और उस मुश्किल वक्त में आपने उनका साथ दिया, जो आज तक उनके कत्ल के पहले तक कायम रहा। जी हाँ। एक सीधा सवाल पूछता हूं मिस्टर कपूर, क्या आपका और निर्मला जी का अफेयर था? देखिए,
इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। आप सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए। जी हाँ, निर्मला जी और मेरे बीच में अफेयर था, जिसका पता सूरज को चल चुका था, और इसी वजह से सूरज और निर्मला जी के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन रहती थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप जा सकते। ओके, थैंक यू। अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हो सकता है कि सूरज अपनी माँ और उसके अफेयर की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को अब तक ये तो पता चल गया था कि सूरज का अफेयर अपने ही चचेरे भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी से चल रहा था, लेकिन अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी कि क्या निर्मला देवी की हत्या का कारण सूरज का अपनी भाभी से प्रेम संबंध था या कुछ और कौन था जिसने सूरज को बंधक बनाया था और उसे इस तरह से मार पीट कर वो क्या हासिल करना चाहता था। प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज। मैं साइन नहीं करूंगा, बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। पापा को क्या हो गया? देखो मम्मा, जल्दी क्या हो गया पापा को? जल्दी यहाँ पर आ, देखो ना। रानी, 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 पापा, 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 सर, पापा, क्या हुआ? पापा, रानी कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं रानी? सर, तूने बाहर देखा क्या रानी को? नहीं दीदी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने भी काफी देर से नहीं देखा उसे। पापा, वो मेरे साथ इधर ही सो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया पापा। वो दिखाई नहीं रहा, मैं सो गया पापा। ये क्या है? पर अगर चाहते हो कि रोनी सही सलामत रहे और वापस लौट कर आ जाए तो अजय और विजय के खिलाफ दर्ज कराए सारे केस वापस ले लो। सारा, 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 दोनों का हमारे भाइयों को भी छोड़ो। सारा, वो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा को किडनैप कर रहे हैं। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोनी को। तू बैठ, मैं हूं ना बेटा। मेरा बच्चा। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। उन्होंने धमकी भी दी है कि वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए ना, मेरे रोने के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए पापा, आप बोलिए ना, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, हाँ बेटा, सुनिए, कुछ नहीं होने देंगे आपके बच्चे को। वो नोट कहाँ है? बेटा, कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है? हमें ना पता साहब, हमारा यकीन करो, हमें ना पता कि छोड़ा कहाँ है। तू बता, कहाँ है बच्चा? बोल, बच्चा कहाँ है? भाई साहब सही बोल रहे हैं साहब, हमने तो उस छोरे को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब उसकी माँ, उसका बाप और उसके भाई की चाल है। हमें फंसाने की खातिर हम पर झूठा इल्जाम लगाया है। साहब मेरी बात का भरोसा कीजिए। सर, आप उन दोनों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? जी नहीं, सिर्फ अपनी समझ पर। आपके घर में इतने सारे लोग थे, फिर भी वो दोनों रोनी को ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोनी को आपने ही गायब करवाया? मैम, मैं रोनी को किडनैप क्यों करूंगा? आखिर मुझे उसे किडनैप करके क्या मिलने वाला है? लेकिन सूरज को किडनैप करके तो मिलेगा ना तुम्हारा प्यार श्रेया। मैम, मैं सूरज से नफरत करता था क्योंकि उसने श्रेया को तकलीफ पहुंचाई थी। बाकी मेरी उसके साथ कोई भी जाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन श्रेया से तो प्यार था ना, और इसी के चलते तुमने सूरज को किडनैप कर लिया ताकि श्रेया तुम्हारी हो जाए। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसके बेटे रोनी को किडनैप कर लिया। ये झूठ है सर। सर, रोनी मेरी बहन का ही बेटा है और हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग क्यों किडनैप करेंगे सर उसको? सर, आप एक बार बस उन दोनों गंवार भाइयों से पूछताछ कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उनका ही किया धरा है। सूरज को अब तक ढूंढा नहीं जा सका था और अब उसके इकलौते बेटे रोनी को भी किसी ने गायब कर दिया था। कि रोनी के अपहरणकर्ता का सूरज के गायब होने से कोई ताल्लुक था? निर्मला, सूरज और अब रोनी, क्या कोई था जो इस पूरे परिवार को मिटाने की मुहिम में लगा हुआ था? सवालों की फेहरिस्त थी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और जवाबों का कोई ठिकाना तक नहीं था। कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं, कोई लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। टाइमलाइन रिविजिट करते हैं। सूरज अपनी मां निर्मला के साथ अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। उसकी खबर उसकी अपनी पत्नी श्रेया को 6 महीने बाद होती है। निर्मला की लाश घर के पीछे ही गार्डन में मिलती है। सूरज अभी भी गायब है। सूरज की बिजनेस पार्टनर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसे चीट करती है। फिर सूरज का बेटा रोनी गायब हो जाता है।
किडनैपर्स का नोट मिलता है कि अजय और विजय के खिलाफ किए गए सारे केसेस वापस ले लें। अब अगर ये काम अजय और विजय का होता तो खुलेआम नोट लिखकर अपने खिलाफ सबूत क्यों छोड़ते? अगर उन्हें धमकाना ही होता तो श्रेया को पर्सनली धमकाते, ताकि जब वो हमारे पास आती तो वो दोनों इस बात से मुकर जाते। रोनी का गायब होना ये इन दोनों का काम नहीं है, ये कोई और ही है जो इन्हें फंसाकर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। सर रॉनी घर से गायब हुआ है, इसका मतलब किसी घर वाले का हाथ हो सकता है, या शायद ये काम किसी बाहर वाले का हो, जो किसी घर वाले के करीब हो, जिसके पास घर की चाबी हो। उसी चाबी का इस्तेमाल करके वो घर में घुसा, बच्चे को लिया और निकल गया। सोसाइटी ने जो सूरज और निर्मला के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी वो लेकर आओ। ओके सर। सर, सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर विकास कपूर ने रिपोर्ट लिखवाई थी। सूरज का घर जब खाली पड़ा था तब उस एरिया के कुछ बदमाशों ने उस घर पर कब्जा कर रखा था। इसीलिए सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर विकास कपूर कुछ लोग और गार्ड्स के साथ मिलकर उन लोगों को भगा दिया था और उस घर को लॉक कर दिया था। इसका मतलब उस घर की एक चाबी इस विकास कपूर के पास भी हो सकती है। कड़ी नजर रखो। ओके सर। निर्मला और मेरे बीच में कभी कोई अफेयर नहीं था। उसके पति के मौत के बाद में मैंने उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की शादी के लिए, लेकिन वो हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। मैं उससे शादी प्यार के लिए नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसके पैसों के लिए करना चाहता था। श्रिया के घर छोड़ के चले जाने के बाद में सूरज डिप्रेशन में आ गया था और उसी की वजह से निर्मला भी टूटती चली गई। फिर उससे मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने भी उसका साथ दिया, और फिर उसके बाद उसके घर पे आना जाना मेरा बहुत बढ़ गया था। और उसी बीच में वर्षा नाम की एक मेड वहाँ पे काम के लिए आई और वो मुझे काफ़ी अटेंशन दिया करती थी। जब एक दिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो निर्मला घर पे नहीं थी, वर्षा अकेली थी। फिर उसकी माँ को मैंने 25 साल दिए थे। उसकी कीमत मैं चाहता था, लेकिन सूरज नहीं माना। वो कहता था कि मेरा जो पैसा है वो रोनी का है और वो ये हक मुझे नहीं लेने देगा, इसीलिए मैंने उसके बेटे को उठवा लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर धोखा वही खाते हैं जो आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अगर निर्मला देवी ने अपनी आंखें मूंद कर विकास कपूर पर भरोसा ना किया होता तो उन्हें उसके हाथों अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और ना ही सूरज को इतने जुल्म सहने पड़ते। ना विकास कपूर उस गरीब मासूम बच्ची वर्षा को अपनी हवस का शिकार बना पाता, जो असल में उसके चेहरे में अपने गुजरे हुए पिता का चेहरा देखा करती थी। लेकिन मलाड पुलिस ने हार नहीं मानी और आम जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए वर्षा को आखिरकार खोज निकाला। वर्षा इस वक्त न्यायिक हिरासत में अपना इलाज करवा रही है। लेकिन यहां यह बात भी सच है कि जब बुराई भलाई का मुखौटा पहनकर आती है तो वो भलाई से भी ज्यादा भरी नजर आती है। ऐसी सूरत में अगर उससे कोई धोखा खा जाए तो उसे पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर यही होगा कि अगर समय समय पर इस यकीन को समझ की कसौटी पर परखा जाए तो बुराई को पहचान कर उससे बचा जा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। बाय मितू। मीतू, मम्मी के लिए रुकी हो? यहाँ बैठो। अरे यहाँ आके बैठो ना, मम्मी आ जाएंगी। मीतू, हम क्या बोल रहे हैं? अपनी मां का इंतजार करती 12 साल की मीतू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका इंतजार खत्म होगा अपनी मां की मौत के इस खौफनाक मंजर के साथ। एक पल के लिए मानो सबकी दुनिया थम सी गई थी और मन में उठा था सवालों का सैलाब। आरती का इतना दर्दनाक अंत
एक आत्महत्या? अगर हाँ तो क्यों, और अगर हत्या तो किसके हाथों और क्यों? घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस भी इन्हीं सवालों से रूबरू हुई और आगे था एक ऐसा जटिल मामला, एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसकी पेचीदगी के बारे में उस वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था। सर, विक्टिम का नाम आरती प्रभाकर है, उम्र 38 साल के आसपास है, इसी स्कूल में काउंसलर है। इसकी 2 बेटियां जो इसी स्कूल में पढ़ती है। फिलहाल मैंने दोनों को घर भेज दिया है। सर, आसपास कहीं भी स्ट्रगल का निशान नहीं है और ना ही कोई वेपन मिला है। सर, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड का केस है। पता करना होगा इस बात का कि प्रभाकर की कहीं सुसाइड टेंडेंसी तो नहीं थी। फैमिली, कलीग्स और फ्रेंड्स सबसे पूछताछ करो। राइट सर। और यहाँ स्कूल में देखो इसके पर्सनल डेस्क के यहाँ कोई लॉकर है क्या? ओके। तलाशी लेनी है। ओके सर, चलो। सर, लैब से पता करो किस चीज की गोलियां हैं। ओके सर। डिप्रेशन में ली जाती हैं ये गोलियां। आरती के पास से मिली, उसके स्कूल से। डिप्रेशन? तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? आरती ने कभी कुछ मेंशन नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। मतलब पहली बार देख रहा हूँ ये गोलियां। तुम्हें कभी लगा नहीं कि आरती टेंशन में, स्ट्रेस्ड है? टेंशन में तो वो हमेशा ही रहती थी सर। क्या है कि वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। स्कूल में फोकस करेगी तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, घर पे ध्यान देगी तो स्कूल में कुछ ना कुछ संभल नहीं पाती। और तो बच्चियों पे तो ध्यान भी नहीं। जो मन में आए वो करो। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप दुखी कम और नाराज ज्यादा थे अपनी बीवी से। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आरती की मौत हुई उस समय तुम कहाँ थे? सर, मुंबई गया था ऑफिस के काम से। सप्ताह में 3 दिन जाना पड़ता है। आप दोनों के बीच का संबंध कैसा था? मतलब कोई झगड़ा वगैरह कभी हुआ? नहीं सर, कभी नहीं। मतलब नॉर्मल था सब, अच्छा था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। रीमा, मीतू, ये पुलिस अंकल आए हैं, आपसे कुछ बात करनी है। रीमा, मीतू, मैंने कुछ कहा? रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। सर, आरती जी स्कूल में काउंसलर थी, वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, इसलिए हमारे बिल्डिंग के लोग भी उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते थे। लेकिन सर, वो खुद सुसाइड कर लेंगे ऐसा बिलीव नहीं होता। सर, घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। रोज रोज की लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। देवेंद्र भाऊ और आरती के बीच में कुछ तो अनबन थी। हाँ साहब, कुछ तो मचमच हुआ था। आरती राय की एक औरत आई थी और बहुत मचमच कर रही थी और बोल रही थी कि उसका पति का आरती राय के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। क्या तुम उस औरत को जानते हो? नहीं साहब, मैं उस औरत को नहीं जानता हूँ। सर, आरती वॉज अ गुड काउंसलर और आजकल स्कूल में काउंसलर होना इतना ज़रूरी हो गया बिकॉज बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सोच भी नहीं सकते आप। आरती मैम के बारे में कुछ जानते हो? आरती मैम इज द बेस्ट टीचर, हमेशा हेल्प करती थी। मैं और मेरे दोस्त, हम लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आरती मैम ही हेल्प करती थी। सर, कोई प्रॉब्लम थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर इसके लिए आप सतीश सर से बात क्यों नहीं करते? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ज्यादातर साथ में ही रहते थे। हम बस अच्छे कलीग्स थे, दोस्त थे, सब बातें शेयर किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। आरती आपसे बातें शेयर किया करती थी? कोई ऐसी बात जिससे पता चले कि वो डिप्रेशन का शिकार थी? सर, वैसे स्ट्रेस तो सभी को होता है। वैसे आरती को भी था, काम का, घर का, बच्चों का, लेकिन उसके अलावा उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही। अच्छा, आरती ने कभी अपने पति देवेन के बारे में कुछ बताया? हाँ, देवेन का अक्सर बाहर जाना उसे खलता था। वो चाहती थी कि देवेन के साथ ज़्यादा टाइम बिताए, देवेन उसके कामों में मदद करे, बस उसके अलावा तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सर, आरती का पति बोलता है कि सब कुछ ठीक है, वहाँ सतीश भी बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। सर, दोनों ही अफेयर की बात को डिसमिस कर रहे हैं। सर, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आरती डिप्रेशन की गोलियां क्यों लेती है? सर, देवेन और सतीश, जरूरी है दोनों सच बोल रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एंगल जिसके बारे में सतीश और देवेन दोनों को नहीं पता। राइट सर। आरती के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर।
आरती प्रभाकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड्स आ गए। फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? यस सर। इस नंबर से आरती प्रभाकर को कई बार मैसेज किए जाते थे। इसका नंबर है ये? सतीश इनामदार। सर कहीं सतीश ने ही आरती को सुसाइड के लिए मजबूर तो नहीं किया? सुसाइड नहीं पाटिल, मर्डर। ये देखो, आरती की मौत ऊपर से नीचे गिरने के बाद नहीं हुई, उससे पहले हुई। हेड इंजरी, उसके सर के पिछले हिस्से में इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग। ऊपर से जब वो नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी थी, उसका जबड़ा टूट गया था, खून निकलता था, लेकिन मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है। सर इसका मतलब आरती को मारने के बाद ऊपर से नीचे फेंका गया। इसका मतलब है कि आरती डिप्रेशन पिल्स ले रही थी। सर कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? या फिर देवेन, शायद उसे आरती के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने ही मारा उसे। एक काम करो, देवेन और सतीश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट सर। हाँ तो मिस्टर देवेन, उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम मुंबई में थे। जी सर। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तुम नागपुर में थे। क्या चालू है? झूठ बोला था ना तुमने कि दोस्त हो तुम लोग। रात के 2 बजे फोन कॉल और ये नेक्स्ट डे रात के 1:30 बजे। दोस्त थी ना तुम्हारी, दोस्त को बेवक्त फोन करते हैं रात में। और एग्जैक्टली उन 3 दिनों में जब उसका पति देवेन अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर था। झूठ बोला था मैंने सर। एक्चुअली मैं आरती से प्यार करने लगा था। ये बात मैंने उसे कई बार कही थी, लेकिन उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए गुस्से में तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चा है। मैं सिर्फ उसे प्यार करता था। मर्डर मैं सोच भी नहीं सकता सर। हमने तुम्हारे ऑफिस में भी पता किया है, उनका मुंबई में कोई भी काम नहीं चलता है। तुमने वहां भी झूठ बोल के रखा है कि 3 दिन तुम घर से काम करते हो। क्या चालू है? दोनों जगह झूठ बोल रहे हो। बोलता है या फिर अपने तरीके से पूछूं? जी मैं मुंबई में था ही नहीं सर, कभी गया ही नहीं। मैं यही होता हूँ नागपुर में, बस घर पे नहीं रहता हूँ हफ्ते के 3 दिन। मेरी एक दूसरी फैमिली है सर, बीवी है, बेटा है। उन्हें दूसरे फ्लैट पे रखा है, रेंट पे। और ये बात आरती को पता थी? जी नहीं सर, वो नहीं जानती। और इसीलिए आरती को रास्ते से हटाने के लिए तुमने मार दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया सर। आरती को मैंने नहीं मारा। मैं तो उसके स्कूल के आसपास भी नहीं गया। आप चाहो तो चेक कर लो। स्कूल जाने की क्या जरूरत है? किसी और को भेजकर भी तो मरवा सकता है ना? नहीं सर, लेकिन मैं सर क्यों मारूं उसे? सर सच कहूं तो आरती के सैलरी पे घर चलता था मेरा। उसकी कमाई से तो पॉसिबल होता था ये सब। दो फैमिली मेंटेन करना। इस वक्त आरती की मौत हुई, तू कहाँ था? मैं 4th फ्लोर के कॉरिडोर में था सर। अकेला था या कोई साथ था तेरे? अकेला था सर। कोई और था वहां जो कंफर्म कर सके? नहीं सर। इसका मतलब तेरे पास कोई चीज नहीं है जो साबित कर सके कि तू टेरेस पे नहीं था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आरती को नहीं मारा है। मैं क्यों मारूं उसे? इनफैक्ट मैं तो आरती के लिए अपनी बीवी वानी को डिवोर्स देने वाला था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो देवेन से तंग आकर मेरे पास। और तेरी पत्नी जानती थी कि तू आरती से प्यार करता है? यस सर। इसी बात को लेके हमारे बीच में झगड़े भी होते थे। सर ये देवेन सच बोल रहा है। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से देवेन उस दिन नागपुर में ही था। सर देवेन के पास कत्ल करने का मोटिव है, लेकिन मौका नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेन ने ये काम किसी और से करवाया हो? सतीश के पास मौका भी है और मोटिव भी, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जो ये साबित कर सके वो टेरेस पे नहीं था, कहीं और था। सर कंफर्म है, आरती की मीटिंग में जाकर जिस औरत ने आरती से झगड़ा किया था वो सतीश की पत्नी वानी है, और आसपास के लोगों ने भी उसे पहचाना है। वानी इनामदार, इसने आरती को धमकी भी दी थी। अनिल, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवा, पता करते हैं कि ये कत्ल के वक्त कहाँ है। राइट सर। अब मैंने कहा था ना रश्मि आंटी, ये है रश्मि। अरे आंटी क्यों? मम्मी बोलो ना। आज से ओके बेटा। और ये यश है। यश तुम्हारी नई बहन है। से हाय। हाय पापा, और रूम नहीं है? मैं लड़कियों के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। एटलीस्ट पुराने घर में मेरा खुद का रूम तो था। या चैम्प, PS स्पोर्ट। अभी तो घर पे आए और अभी से नाराजगी। सर आरती प्रभाकर के बारे में एक लीड मिली है। एज ए काउंसलर आरती प्रभाकर का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है जिसमें कई लोगों ने उसे मैसेज भी किए। सर उन मैसेज में एक मैसेज ऐसा भी है जिसमें उसे गालियां भी दी गई है।
सर आरती ने वो मैसेज तो डिलीट कर दिया, लेकिन हमने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है जिससे उसे मैसेज भेजे गए। किसका कंप्यूटर? ईशान इनामदार, आरती की स्कूल में ही पढ़ता है। ईशान इनामदार? यस सर, सतीश का बेटा। सर हो सकता है कि उसे आरती और सतीश के बारे में पता चल गया। चलो अच्छा है, माँ से तो बात करनी थी, माँ और बेटे दोनों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्कूल में जाके ईशान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। राइट सर। ईशान? नो सर, ईशान क्या प्रॉब्लम करेगा, वो तो अच्छा स्टूडेंट है, वो तो कैप्टन भी है फुटबॉल टीम का। अच्छा बेटा, ईशान ने कभी आरती मैम के बारे में कुछ कहा तुमसे? ईशान यूज्ड टू हेट हर। ईशान आरती मैम से हेट क्यों करता? आरती मैम और ईशान के पापा सब साथ में घूमते थे और बातें करते थे, जो ईशान को पसंद ही नहीं था। उस दिन हमारा मैच था दूसरे स्कूल के साथ। जब वापस आए तो आरती मैम के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सर ईशान था सर, बस निकलने से पहले हमने फाइनल वार्म अप किया था जिसमें ईशान इंजर्ड हो गया था और फिर हमें बिना ईशान के ही गए थे मैच खेलने। सर जिस दिन आरती की मौत हुई उस दिन ईशान स्कूल में ही था। सर वो मैच खेलने के लिए कहीं जाने वाला था, लेकिन अचानक वो रुक गया। माँ के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, आरती की मौत के वक्त वो भी वहीं। अच्छा है, चलो दोनों से बात करें। ओके सर। हाँ तो ईशान, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर? हाँ, पैर में चोट लगी थी ना तुम्हारे। डॉक्टर के पास नहीं गया था, माइनर इंजरी थी ना, अपने आप ही ठीक हो गई। अपने आप ठीक हो गई या पैर में चोट ही नहीं लगी थी? झूठ बोला था ना तुमने इंजरी के बारे में। मैं झूठ वूठ नहीं बोलती, वो आरती को लगता है कि वो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी। मैं उसके घर भी गई थी उसको समझाने के लिए। देखो आरती, मेरे पति से दूर रहो, जब देखो तब उन पर डोरे डालती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आरती और तुम्हारे पति के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जितने भी कॉल और मैसेजेस गए थे वो तुम्हारे पति सतीश ने उसे किए थे, आरती ने नहीं। हाँ, मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मर्दों को अपनी तरफ खींचना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारे पास और भी बयान है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन आरती मरी उस दिन तुम स्कूल में थी। मैंने आरती मैम को कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं गेम से बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो फाइनल मैच थी, बहुत प्रेशर था मुझ पर गोल मारने का, सबकी उम्मीदें थी मुझ पर और मैं इतना प्रेशर नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने फेक इंजरी की और गेम से बाहर निकल गया। मैं तो ईशान का एक्स्ट्रा टिफिन देने के लिए गई थी, उसका मैच था उस दिन। मैंने सोचा मैच के बाद उसे भूख लगेगी तो खा लेगा। सर या तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीतू, मीतू, मीतू। स्कूल स्टाफ तो पहले से ही कोशिश कर चुका था, फिर भी हमारे साथ मिलकर उन्हें दोबारा ट्राई किया, लेकिन मीतू का ही नहीं मिला। ये कौन है? वो मैंने बताया ना, मेरी दूसरी फैमिली। ये रश्मि है मेरी मिसेस, और ये बेटा ये। मैंने सोचा कि जब बाहर आ ही गया है तो क्यों ना इन्हें यही, मतलब दूसरा घर। ये सब रहने दो, ये बताओ कोई कॉल आया था मीतू को लेकर? नहीं सर। मीतू के साथ कुछ हुआ था क्या सुबह? किसी ने डांटा था या ऐसा कुछ भी? पापा प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसे स्कूल में मम्मा की याद आएगी। देखो ये रोना धोना अब से सब बंद होना चाहिए, समझे? तुम्हें स्कूल जाना होगा, मतलब जाना होगा, समझे तुम? लो पकड़ो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं हुआ। बस कुछ दिनों से मीतू एकदम अलग बर्ताव करने लगी थी, मतलब अपने में रहती थी, कुछ बात नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, गुमसुम सी रहती थी। एक्चुअली मैं तो चाहता था कि उसे स्कूल ही ना भेजूं, ये स्कूल वाले भी उन्होंने कहा कि उसे स्कूल भेज दो ताकि उसका मन बहल जाए। देवेन की दूसरी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड्स निकल रहा। आरती की मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ, उसी का रास्ता साफ। राइट सर, अब नई फैमिली आसानी से उसके साथ रह सकती है। एग्जैक्टली। अपना एक आदमी यहाँ डिप्लॉय करो, इनकेस देवेन को कोई रैंसम कॉल आए और उससे कहना घर और स्कूल के आसपास का जितना भी एरिया छान मारो, और हाँ स्कूल जाके पूछताछ करो मीतू के गायब होने से पहले उसका बिहेवियर क्या था। और एक बार
वहां जाओगे तो रीमा से बात करना, क्योंकि पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहती हो और घर में बाप के डर से शायद कुछ नहीं कर पाई। राइट सर। हमेशा काफी डरी हुई सी रहती थी वो। बड़ी बहन रीमा के बिना तो वो हिलती तक नहीं थी। रीमा काफी ध्यान रखती थी उसका। सर मैंने खुद मिस्टर प्रभाकर को फोन किया था उन्हें समझाने के लिए। ये एक प्रोफेशनल ओपिनियन है आपके लिए कि आप मीतू को कुछ दिनों के लिए स्कूल ना भेजें। शी इज स्कैर्ड। अगर वो डरी हुई है तो आप लोग क्या कर रहे हो मैडम? हाँ, स्कूल की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? क्या आपने भी सीख लिया है अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना? पर वो नहीं माने। रीमा बेटा, अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज हमें बता दो। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम की। रिसेंटली मीतू से तुम्हारी कुछ बात हुई? कुछ कहा उसने तुमसे? वो कुछ बात नहीं करती थी, बस आप उसे ढूंढ लीजिए सर। अच्छा, तुम्हारे पापा देवेन, उन्होंने कुछ कहा था मीतू से? कभी डाटा वगैरह कुछ ऐसा? वो स्कूल नहीं आना चाहती थी और पापा उसे यहाँ आने के लिए फोर्स करते थे। That's it। सर मीतू तो स्कूल आना ही नहीं चाहती थी सर, डर लगता था उसे। उसका फादर जबरदस्ती उसे स्कूल भेजता था। सर उसकी नई फैमिली, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नई फैमिली और स्कूल के चक्कर में वो घर छोड़कर भाग गई हो? क्योंकि सर अभी तक कोई भी हमें कॉल नहीं आया। सर किडनैपिंग की कोशिश हो सकती है। ओके सर। हेलो, क्या? सर, कबीर ने मीतू को इस एरिया के आसपास देखा था। मैंने भी इस एरिया के आसपास छानबीन की तो मुझे ये बैग मिल गई। देखो इसमें क्या है। पिताक्षी प्रभाकर। सिस्टम रिप्लाई करो यहाँ। फिर से एक बार चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी स्पॉट छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। कहां थी मीतू? क्या उसका पीछा करते हुए उस आदमी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था? एक तरफ पुलिस मीतू को खोजने में लगी हुई थी और दूसरी तरफ आरती की मौत के मामले में संदिग्धों की सूची बढ़ती चली जा रही थी। देवेन, सतीश, सतीश की पत्नी वानी, ईशान, लेकिन किसी के भी खिलाफ एक सबूत तक नहीं मिल पाया था। हेलो, मैं एसएस हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। पुलिस आपकी बेटी मीतू को एसएस हॉस्पिटल लेकर आई है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। डॉक्टर, मैं देवेंद्र प्रभाकर, वो मीता की छोटी बेटी है, वो एडमिट है यहाँ पे, फादर। अच्छा, वो जो पुलिस को सड़क पर बेहोश मिली थी? जी सर, वही। तबीयत कैसे है उसकी? कंडीशन स्टेबल है उसकी, शॉक में है वो। अभी इसमें समय लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्ची की फिजिकल रिकवरी तो हो गई है, लेकिन मेंटल रिकवरी में टाइम लगेगा। शायद काउंसलिंग की भी जरूरत पड़े। रेप हुआ है उसका। आपको उसने कभी कुछ बताया नहीं, या घर में कभी किसी और को? क्योंकि ऐसी हालत में बच्चे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। सर मेरी बेटी लापता थी तो कैसे बात? ये रेप अभी नहीं हुआ है, पहले हो चुका है। जो रेप वुंड्स हैं, जो घाव हैं, वो काफी पुराने हैं। मीतू, क्या कर रही है? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने दो उसे। जाओ बाहर जाओ रीमा। मार्टिन सर, मीतू के कपड़े, अंडरगारमेंट्स सारे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। होपफुली सीमेंट स्टेन मिलना चाहिए। और स्कूल में जाकर पूछताछ करो, सबको स्क्रूटनाइज करो, कलीग, स्टाफ, स्टूडेंट, सबको, कोई छूट। राइट सर। आरती की आत्महत्या से शुरू हुई जांच उसकी हत्या में तब्दील होकर अब एक और अपराध से जुड़ चुकी थी, मीतू का बलात्कार। जहां आरती की हत्या की जांच सबूतों के अभाव में थम सी गई थी, वहीं मीतू के साथ एक नहीं बल्कि बार बार हुए बलात्कार ने पुलिस और इस केस से जुड़े अन्य लोगों को चौंका दिया था। इस घिनौने बलात्कार की वजह से 12 साल की मीतू असीमित मानसिक और शारीरिक पीड़ा महसूस कर रही थी। वो लगातार तनाव सह रही थी,
और बदकिस्मती से ना तो वो इसके बारे में किसी को बता पाई और ना ही उसके माता पिता को इस बात की भनक थी। वो तो गुड स्टूडेंट है, कभी कोई टीचर ने पनिश नहीं किया उसको। पहले तो वो काफी एक्टिव थी, फिर धीरे धीरे चुप चुप सी रहने लगी। सर आई थिंक घर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शायद इसलिए आरती डिप्रेशन में रहती थी और उसका असर बच्ची पर तो होता ही होगा, शायद इसीलिए मीतू भी डिप्रेशन में आ गई थी। निधि, आप नीतू की बेस्ट फ्रेंड हो ना? अच्छा, आपको पता है कि मीतू को किसी से डर लगता था? उसके पापा से। पापा के अलावा बेटा और किसी का नाम बताया मीतू ने? सीक्रेट फ्रेंड। बेटा डरो मत, किसका नाम बता रहे थे आप? उसका एक सीक्रेट फ्रेंड था, मुझे उसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन वो बॉय ही है। मीतू उसे बोलती थी कि वो स्पेशल फ्रेंड है। वो मीतू के लिए गिफ्ट्स लाता था, सबसे मस्त गिफ्ट्स। अब आपने देखा है कभी उसे? नहीं। स्पेशल फ्रेंड? हाँ सर, लेकिन कोई नहीं जानता कि स्पेशल फ्रेंड कौन है। लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ये गिफ्ट का लालच देकर मीतू का रेप तो नहीं करता था? पटेल, इस गिफ्ट के जरिए हम रेपिस्ट तक पहुंचे। राइट सर। सर, सारे नए किसके हैं ये सारी चीजें मीतू की नहीं है। मीतू हर बार पापा से ये सारी चीजें मांगा करती थी, लेकिन पापा ने उसे कभी नहीं दिलाई थी। जितने भी गिफ्ट्स हैं एनालिसिस के लिए जब्त कर लो। राइट सर। क्या मांगा था तुमने मुझसे? मामूली से कलर्स, खिलौने, और मैं मना करता चला गया। काश मैंने ये मना नहीं किया होता बेटा। सॉरी, माफ कर दो। सर, हर गिफ्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। इस पे भी वही हाल है। ऐसा लग रहा है नीचे का पोर्शन जानबूझकर फाड़ के रखा है। एनीवे पाटिल, ये सिंह स्टेशनरी शॉप का पता लग जाए ना, तो पॉसिबिलिटी हमें ये पता चल जाएगा कि इसे खरीदा किसने था। राइट सर। ये सारे गिफ्ट आपकी दुकान के हैं? स्टिकर तो हमारी दुकान का है, ये हमारी दुकान से खरीदा। बता सकते हैं कि किसने खरीदा था? इसे कैसे बता सकते हैं साहब, कितने लोग आते हैं, कितने खरीद के जाते हैं। फिर भी इतने सारे आइटम कोई एक साथ तो नहीं खरीदता ना, कोई तो रेगुलर कस्टमर होगा ना आपका। हाँ याद आया, अब इनामदार साहब है ना, उनका बच्चा आता है यहाँ पर, उनका खाता चलता है यहाँ पर। नाम बता सकते हैं उसका? एक मिनट सर। ईशान इनामदार। ईशान इनामदार? सतीश इनामदार का लड़का? हाँ वही, उसके पापा टीचर है ना स्कूल में, उन्हीं का लड़का है। ये तुम्हारा है ना? ये भी तुम्हारा है ना? ये सब तुम्हारे हैं? ये सब मेरे ही हैं और स्कूल में चोरी हुए थे। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स की भी चीजें चोरी होती थी। कोई तो था जो चोरी करता था, पर कब वो नहीं पता। ईशान, एक बात सच बताओ, ये सारे गिफ्ट तुमने मीतू को नहीं दिए थे? सर, मैं मीतू को नहीं जानता। I mean, मैं जानता हूँ कि आरती मैम की 2 बेटियां हैं, पर मैं रीमा को जानता हूँ, वो मेरी स्टैंडर्ड में तो है। क्या लगता है सर, ये ईशान सच बोल रहा है? नजर रखो इसमें। आरती से नफरत करता है, उससे मीतू को नुकसान पहुंचाया होगा फर्स्ट में, क्योंकि इसके पास मोटिव है। अभी स्कूल में था तो मौका भी। राइट सर। काम करो, उसके जितने भी दोस्त हैं स्कूल में, सबसे पूछताछ की। ओके सर। घर के अंदर, इस बिल्डिंग और सारे एरिया को स्कैन करो। अगर इनमें से किसी ने मर्डर किया ना, तो वो कपड़ा हमें आसपास ही मिलना चाहिए। राइट सर। और सुनो, जितने भी लोग हैं सब पे कड़ी नजर रखो, शायद कोई सबूत मिटाने की भी कोशिश करे। ओके सर।
रीमा, इसी चुन्नी से मीतू का गला घोटा गया था ना। जब तुम ये फेंक रही थी ना, हमारे कांस्टेबल ने देख लिया था। बताओ सच क्या है? हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं था, पापा भी नहीं। डिसाइड कर लिया था मैंने, बस पूरी लाइफ मैं उसकी केयर करूंगी। लेकिन हर रात वो बस एक ही बात करती थी, एक ही चीज मांगती थी। इसलिए मैंने मीतू की मदद की। बेहद दुखद और दयनीय अंत सिर्फ मीतू का नहीं, उसके परिवार का। अपने पति की अपेक्षाओं का भार झेलती आरती की दुर्दशा और फिर उसकी हत्या, फिर छोटी बेटी का बलात्कार और उसकी हत्या उसकी अपनी ही बहन के हाथों। कितना भयंकर होगा वो मानसिक और शारीरिक तनाव जिससे बचने के लिए मीतू मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। मीतू की मौत की जिम्मेदार सिर्फ रीमा नहीं है, बल्कि वो अपराधी है जिसने उसके साथ बलात्कार किया। वो पिता है जिसकी सख्ती ने उसे अजनबियों से तोहफे लेने पर विवश किया। वो सौतेली मां है जिसने उसे ममता की बजाय उपेक्षा दी। लेकिन कानून के अनुसार मीतू की हत्या रीमा के हाथों हुई। कोर्ट ने रीमा को काउंसलिंग का आदेश दिया है, लेकिन दो सवाल अब भी कायम थे। किसने किया था मीतू के साथ बलात्कार और कौन था आरती का हत्यारा? क्या ये दोनों अपराध वाकई में आपस में जुड़े हुए थे? सर, मीतू के यूनिफॉर्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट। पाटिल, स्कूल में डीएनए टेस्ट के लिए सबके ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करवाओ, जल्द से जल्द। ओके सर। हमारे साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है? हम क्या कोई क्रिमिनल है? हो साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं साहब, रेपिस्ट थोड़ी ना है। इवन आई एम नॉट अ क्रिमिनल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने भी हमारी स्कूल की छोटी बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया है वो पकड़ा जाए, उसे सजा मिले, समझे? आखिरकार पुलिस ने एक अनोखा पैंतरा अपनाया। सफलता की गारंटी ना होने के बावजूद पुलिस के सामने ये एकमात्र उपाय बचा था, स्कूल में आयोजित एक ब्लड टेस्ट कैंप। जाहिर सी बात थी कि असली गुनहगार किसी भी कीमत पर अपना खून देने से बचने की कोशिश करेगा, और पुलिस बड़ी सतर्कता से इसी घटना का इंतजार कर रही थी। एक मिनट। हाथ दिखा तेरा। काय झालं हाथ दिखा। ज्यादा होशियार समझता अपने आपको? ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया तूने? तुझे क्या लगा भीड़ में पकड़ नहीं पाएंगे? इतनी छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रो रहा है। अब ये बोल कि आरती को क्यों मारा? नहीं साहब, आरती मैडम को नहीं मारा। तूने ही आरती को मारा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तूने मीतू का रेप किया है, इसलिए तूने आरती को मारा और छत से फेंक दिया। अरे नहीं साहब, मैं काय को मारूंगा आरती मैडम को? कौन आदमी कायर मुझको मारेगा? तुम बताएगा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। आपने बताएगा तू? इसको तब तक मारो जब तक ये कबूल न करे कि इसको आरती को कैसे मारा है। सर, धर्म को बहुत तोड़ा। उसने कबूला है कि इससे पहले उसने 2 और लड़कियों को मोलेस्ट किया था, लेकिन सर आरती के बारे में कुछ नहीं बताया। सर, मुझे लगता नहीं कि आरती की हत्या में उसका कोई हाथ है। पाटिल, एक मिनट। धर्म का बयान क्या कहा था उसने? अजीत ने मीतू को पनिश करने के लिए स्टोर रूम में बंद किया था, उसके बाद उसने फिर से उसका रेप किया था, और तुमने बताया था कि तुमने रीमा को एक बार स्टोर रूम के बाहर देखा। यस सर, अजीत ने उसे पनिश किया। स्टोर रूम के बाहर क्या कर रही थी? अजीब नहीं लगता कि छोटी बहन के बाद बड़ी बहन को सेम पनिशमेंट? तो तुमने रीमा को पनिश किया था, लॉक किया था उसे? सर वो क्या लगा रखा? जवाब दो। हाँ सर, मैंने ही लॉक किया था, वो पनिशमेंट देने के लिए। सर, उसने होमवर्क ही नहीं किया था 3 बार सर, 3 बार वो
होमवर्क ही नहीं किया और सर पूछो तो बैक आंसरिंग करती थी। सर मीतू अजीत की क्लास को छोड़कर हर क्लास में डिसिप्लिन रहती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन सर वो अजीत की क्लास में ऐसा क्यों करती थी? ताकि वो उसे पनिश कर सके। लेकिन सर कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? मान लो मीतू के रेप के बारे में रीमा को पता हो और उसने ठान लिया था कि रेपिस्ट को पकड़े, लेकिन वो स्पेशल फ्रेंड, वो रेपिस्ट कौन था किसी ने नहीं देखा था, मीतू ने भी नहीं। उसने देखा था कि सिर्फ वो स्टोर रूम, और यही बात उसने रीमा को बताई। और रीमा को ये उम्मीद थी कि जब वो स्टोर रूम में जाएगी वो रेपिस्ट आएगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि रीमा को सब कुछ पता था। रीमा कहाँ है? रीमा कहाँ है? मैं ऊपर है कमरे में। क्या हुआ सर? साहब, अरे साहब क्या हुआ? मीतू का रेप हुआ था। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि मेरी छोटी बहन का किसी ना एक दिन स्टोर रूम के बाहर से पास होते वक्त मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। क्यों मम्मा ने मीतू को सच छुपाने के लिए कहा? देवेन को मेहनती आरती के प्रति कभी कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। देवेन की निरंतर आलोचनाओं की वजह से आरती डिप्रेशन का शिकार हुई और दो परिवारों की जिम्मेदारी निभाते देवेन ने आखिरकार एक परिवार को खो दिया। खुद एक काउंसलर होने के बावजूद आरती ने अपनी बेटी के बलात्कार पर पर्दा डालने की कोशिश की। अपनी बेटी की बजाय उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना ज्यादा बेहतर समझा। आखिर ये सब ना होता तो रीमा का गुस्सा इस तरह से आरती और मीतू की मौत का कारण न बनता। 16 वर्ष की उम्र में रीमा पर एक अपराधी होने की मोहर लग चुकी थी। अपने परिवार में संवेदना, सहानुभूति और प्यार की नींव रखी। परिवार को जोड़ते विश्वास को कायम रखी। बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बने और मिलकर समस्याओं का समाधान निकाले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।